नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। मतलब यहां पे कुछ आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और उसमें से आपने चूज करनी है कि इनमें से कौन सा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। पहला है मेंबर ऑफ कैबिनेट आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा, मिनिस्टर होल्ड ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट। तीसरी स्टेटमेंट है द कैबिनेट इज हेडेड बाय हेड ऑफ द स्टेट। अब यहां पे आपको इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में हल्का फुल्का पता होगा, बट क्या कभी आपने ये देखा है कि प्रेसिडेंट हेड कर रहा हो कैबिनेट मीटिंग को? तो ऐसा तो नहीं होता ना, कैबिनेट को वो हेड करते हैं। तो इस वजह से आपकी थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अब यहां पे बाकी स्टेटमेंट्स के बारे में शायद आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो। आइए एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शन किस तरह के बचते हैं। देखिए, यहां पे थर्ड है, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है। ये तीनों एलिमिनेट हो गए तो आपका ऑप्शन ऑटोमेटिकली बन जाता है। मतलब अगर आपको बाकी स्टेटमेंट के बारे में पता हो या ना हो, लेकिन अगर आपको यह पता है कि कैबिनेट को हेड कौन करता है, यानी दैट इज प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर हमारा हेड ऑफ द स्टेट नहीं होता, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते थे। अब बात की जाए क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस शेड्यूल के अंडर मेंशन है। सेकंड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, एट्थ शेड्यूल और 10th शेड्यूल। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि सेकंड शेड्यूल में हमने मेंशन कर रखे सैलरीज के बारे में। अब आपने कमेंट बॉक्स में मेरे को यह बताना है कि किन किन की सैलरी मेंशन है आपके सेकंड शेड्यूल में। उसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने आपसे यह भी पूछना है कि हाई कोर्ट की जजेस की यहां पर सिर्फ सैलरी मेंशन होती है, या सैलरी या पेंशन, या सिर्फ पेंशन। आपको इसको भी मेंशन करना है आपके कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर बात की जाए फिफ्थ शेड्यूल की, तो ये शेड्यूल एरिया और ट्राइबल पॉपुलेशन से डील करता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अगर बात की जाए एट्थ शेड्यूल की, तो ये आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज या शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस से डील करता है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर बचता है आपका ऑप्शन डी। अब आप में से जिनको भी नॉलेज हो 10th शेड्यूल के बारे में, वो मेंशन कर सकते हैं कि किन प्रोविजन के अंडर आप किसी भी कैंडिडेट को एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर हटा सकते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इन चीजों के आंसर की, तो मैं आपको आंसर तो अभी भी दे सकता हूं, बट यहां पे बात यह है कि आपकी और मेरी इंटरेक्शन कैसे होगी। मुझे कैसे पता लगेगा कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं इन वीडियोस में? तो कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आंसर कीजिए, ताकि मुझे यह पता रहे कि कितने स्टूडेंट ऑनेस्टली इसे देख रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, जहां पे आपसे फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल के बारे में पूछा गया है। अब यहां पे आपसे पूछा गया है कि ये किस लिए बनाए गए हैं। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, डिटरमाइन द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल बॉर्डर स्टेट। अब अगर बात करें यहां पे, तो आपके जो बी स्टेटमेंट है, बी स्टेटमेंट तो कहीं ना कहीं आपके शेड्यूल 1 से रिलेटेड है ना, वहां पर बाउंड्रीज के बारे में बात हुई है। अगर बात की जाए सी स्टेटमेंट की, तो ये तो कहीं ना कहीं आपके शेड्यूल 11 से रिलेटेड है, और उसके अलावा ये बॉर्डर स्टेट का इंटरेस्ट वगैरह के लिए हमने अलग से एक्ट बना रखा है, तो ये तो किसी भी शेड्यूल में मेंशन नहीं है। अब उसके अलावा बचता क्या है आपके पास? बचता है ऑप्शन ए, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, और इसी के लिए आपके फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल को बनाया गया था। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इज अ फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट। आइए सबसे पहले समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। देखिए, जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है, वो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। तो क्या राइट टू वोट उस एरिया में मेंशन है आपके पार्ट 3 में? नहीं, तो आपका यहां पे आंसर नहीं हो सकता। अब नेचुरल राइट यानी ह्यूमन राइट्स होते हैं आपके, मतलब जो आपको ये लगा लीजिए कि कोर है आपकी जिंदगी को जीने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनमें भी राइट टू वोट नहीं आता। अब उसके अलावा अगर बात कीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो इसके ऊपर हम वापस आएंगे। पहले समझते हैं कि लीगल राइट क्या होते हैं। देखिए, लीगल राइट वो राइट होते हैं जिसको आपको प्रोवाइड किया गया है बाय सम एक्ट। जैसे अगर आप बात करते हैं मनरेगा की, तो वहां पे आपको राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, बट वो एक लीगल राइट है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो राइट होते हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो। अब अगर बात की जाए आपके राइट टू वोट की, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है, आर्टिकल 326 के अंडर।
उसके अलावा ये आपके पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंडर भी मेंशन है, तो ये आपके कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट दोनों के अंडर आता था। बट यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक बेटर आंसर है, तो इस वजह से इसका आंसर बनता है सी ऑप्शन। अब आप सोच रहे होंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर कहां पे मेंशन है आपका राइट टू वोट। तो यहां पे सेक्शन 62 में मेंशन है कि अगर आपका नाम इलेक्टोरल रोल में मेंशन्ड है तो आप इंटाइटल हैं वोटिंग की। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा था कि ये आपका एक तरह से लीगल राइट भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 5वें पे। अब यहां पे कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कौन सी चीज रिप्रेजेंट करती है? एन एग्रीमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट गवर्नमेंट whose responsibility are complex and hard to carry out the satisfaction of all। अब क्या कोई ऐसी गवर्नमेंट है जिसकी क्रिटिसिज्म को हम रोकने की कोशिश करें? कहने का मतलब यह है कि जब तक गवर्नमेंट की वर्किंग की स्क्रूटनी नहीं होगी तब तक गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी? वो तो एक तरह से ऑटोक्रेसी टाइप सी होगी, और कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो डेमोक्रेसी की निशानी है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट है अ मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग अप द एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट whose responsibility are increasing day by day। अब यहां पे आप कोई ऐसा मैकेनिज्म या एक्टिविटी को डेवलप करने की बात कर रहे हैं जिससे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम इंक्रीज या मतलब कैटर कर सकें, जो इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये तो इलॉजिकल सी स्टेटमेंट हो गई। इसके बाद अगर बात करें अ मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू द पीपल। चलो इस स्टेटमेंट को अभी साइड में रखते हैं, बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की। अ डिवाइस फॉर स्ट्रेंथनिंग द हैंड ऑफ हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट हुज हैंड ओवर द पीपल इज इन द स्टेट ऑफ डिक्लाइन। अब यहां पे ये भी आपका कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। देखिए कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किन किन चीजों को हम ध्यान में रखते हैं। पहली बात तो आपको यह समझना होगा कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपकी वही है जो आपकी प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसके अलावा वेस्ट मिनिस्टर भी इसी का नाम है। यहां पे आपको यह ध्यान देना है आपके दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक नॉमिनल और एक रियल। तो आपकी जब भी अगर हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो आपको याद रखना है कि आपके जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड है, रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। उसके अलावा यहां पे आप देखते हैं मेजॉरिटी पार्टी रूल, मतलब जिसने मेजॉरिटी हासिल की है वही पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। उसके अलावा जो आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जीक्यूटिव की टूवर्ड्स दी लेजिस्लेचर, या आप कह सकते हैं पर्टिकुलरली लोकसभा, तो यहां पे आपका सी स्टेटमेंट उससे मैच करता है, तो इसका आंसर सी होगा। उसके अलावा अगर हम देखें प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की और क्या खूबियां हैं, तो यहां पर जो आपकी मेंबरशिप है मिनिस्टर्स की वो लेजिस्लेचर के पार्ट है बेसिकली, मतलब जो आपके लेजिस्लेचर हैं वही आपके आगे चलकर मिनिस्टर बनते हैं, यानी जो एमपीज हैं जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में इनडायरेक्टली, तो वही आगे चलकर आपके मिनिस्टर्स बनते हैं। उसके अलावा जो आपकी कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें जो हेड होता है या तो वो पीएम होता है अगर हम सेंटर की बात करें, या वहां पे आपके सीएम हो सकते हैं अगर स्टेट लेवल की बात करें। उसके अलावा यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपकी लोकसभा डिसॉल्व होती है, राज्यसभा परमानेंट हाउस है तो वो डिसॉल्व नहीं होगी। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है जब आपके दिमाग में आए कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यहां पे 6वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इंडियन फेडरलिज्म का इनमें से कौन सा फीचर नहीं? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब आपको पता होगा कि जो आपके एग्जीक्यूटिव है या आपके लेजिस्लेचर है, इस ब्रांच से बिल्कुल अलग है आपकी जुडिशरी। तो कहीं ना कहीं आपकी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, तो ये तो हमारे फेडरल फीचर का पार्ट है ही है। उसके अलावा पावर हैज बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बिल्कुल, क्योंकि 7th शेड्यूल में ये तो मेंशन्ड है, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे इंडियन फेडरलिज्म का पार्ट है। बात की जाए तीसरी स्टेटमेंट की, तो यहां पे आपको याद रखना है कि अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है इंडियन स्टेट्स का राज्यसभा में। अब बिल्कुल ऐसा है, आपकी जो राज्यसभा की सीट्स हैं वो यूपी की ज्यादा है एज कंपेयर टू कंप्लीटली आपके नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की। तो कहीं ना कहीं ये अनइक्वालिटी तो है ही है, तो ये भी पार्ट है इंडियन फेडरलिज्म का। उसके बाद अगर बात की जाए चौथी स्टेटमेंट की, इट इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग दी फेडरेटिंग यूनिट्स। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, क्योंकि इंडिया में जो हम फेडरेशन की बात करते हैं या आप आर्टिकल 1 को भी देखते हैं, तो इंडिया में आपका जो वर्ड फेडरेशन है वो कहीं यूज ही नहीं हुआ, हमने वर्ड यूज किया यूनियन। अब यहां पे आप मुझे एक बात बताइए
क्या इंडियन फेडरेशन में ऐसा हुआ है कि जो आपकी स्टेट्स है ये एक दूसरे के साथ आई हो और फिर ये फेडरेशन की फॉर्मेशन हुई हो, यानी कमिंग अप टुगेदर, जैसे जो अमेरिका में हुआ है वैसा फेडरेशन है क्या इंडिया में? बिल्कुल भी नहीं। इंडिया में तो होल्डिंग अप टुगेदर वाला फेडरेशन है ना। मतलब हमारी एक बड़ी स्टेट थी, जैसे कनाडा में थी, हमने एक उस बड़ी स्टेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा है बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। मतलब यहां पे कहने की बात यह है जो आपकी स्टेट्स है उसको यूनियन से अलग होने की इजाजत नहीं है। मतलब वो कहीं ना कहीं फेडरेशन से ससीड नहीं कर सकता। तो इस वजह से जो हमारा फेडरेशन है वो कमिंग अप टुगेदर वाला नहीं है। तो यहां पे इसका आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की, जहां पर आपको एक बार फिर से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पूछा गया है। अब यहां पे आपसे पूछा गया है कि इसकी मेन एडवांटेज क्या है। पहला पॉइंट है आपके पास एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अब ये तो सेपरेशन ऑफ पावर की स्टेटमेंट है ना, और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो लेजिस्लेचर है उसी के पार्ट होते हैं आपके एग्जीक्यूटिव। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक दूसरे के इंडिपेंडेंट नहीं है। वो तो यूएसए का सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम। इट प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट इलेक्शन। अब ये तो नहीं है। देखिए, हेड ऑफ द गवर्नमेंट आप पीएम को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपकी जो विद इन पार्टी ये सहमति बनती है कि आप प्राइम मिनिस्टर को चेंज करना चाहते हैं तो दैट कैन बी डन। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है और फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। यहां पर आप बी और सी के बीच में शायद थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। अब यहां पे आपसे मेन एडवांटेज पूछी गई है। तो यहां पे इंडिया ने जो प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया था उसके पीछे क्या रीजन था? रीजन ये था कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहते थे। अदरवाइज तो हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी चूज कर सकते थे। तो इसी वजह से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इंडिया ने तवज्जो दी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज कंपेयर टू गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी से। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइबल लैंड आप किसी और को या माइनिंग के लिए किसी और को नहीं दे सकते? अब यहां पे इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, बट फिर भी देख लेते हैं ऑप्शंस। 3rd शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 9th शेड्यूल और 12th शेड्यूल। अब देखिए 3rd शेड्यूल में तो मेरे ख्याल से ओथ है। जो भी आपके जैसे कैंडिडेट्स होते हैं जैसे एमपी, एमएलए, इनकी ओथ है। और इसके अलावा जो इलेक्शन में खड़े होते हैं कैंडिडेट्स उनकी ओथ है, कैग की ओथ है। तो ये सारी ओथ्स आ जाती है आपकी 3rd शेड्यूल में। तो 3rd शेड्यूल तो ओथ के लिए। इसके अलावा अगर बात की जाए 9th शेड्यूल की, तो यहां पे तो आपकी जमींदारी से रिलेटेड कुछ एक्ट्स हैं। और इस 9th शेड्यूल को हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यहां पे जो एक्ट डाले जाते थे उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाता था। तो इस वजह से जो आपका 9th शेड्यूल है वो भी डील नहीं कर रहा ट्राइबल पॉपुलेशन से। अब बात की जाए 12th शेड्यूल की, तो ये तो एमसी से रिलेटेड है, यानी जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं। तो यहां पे ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर बनता है सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन। यहां पे कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए आपको। अब बात करते हैं 9th शेड्यूल की। 9th शेड्यूल कौन से प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में इंट्रोड्यूस किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। अब अगर आपको पता हो 9th शेड्यूल कब ऐड किया गया था या कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ इंट्रोड्यूस किया था, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं इजीली। अब अगर आपको पता हो कि 1951 में अंडर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं जवाहरलाल नेहरू। अदरवाइज आपको शायद कंफ्यूजन हो सकती थी वेरियस अदर प्राइम मिनिस्टर्स के साथ, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स स्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। अब यहां पे अगर हम बात करें तो ये आपको जो पहली स्टेटमेंट दिख रही है, क्या आपको ऐसा लगता है कि इंडिया में हमने फेडरलिज्म को डिफाइन किया है या सेक्युलरिज्म को डिफाइन किया है? अगर आपको पता हो कि इंडिया में हमने फेडरलिज्म को भी डिफाइन नहीं किया है और ना सेक्युलरिज्म को, तो आप इस चीज का आंसर इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आप यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देते हैं तो आप 50-50 पे पहुंच गए। अब ये जो जुडिशियल रिव्यू है इसका काम क्या है? जुडिशियल रिव्यू आपके आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 इन दोनों के अंडर मेंशन सुप्रीम कोर्ट की पावर।
हाई कोर्ट की पावर कहां पे मेंशन है ये आपको मुझे बताना है, कौन से आर्टिकल में हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर है। अब यहां पे इस जुडिशियल रिव्यू का काम क्या है? आपकी लिबर्टी को कहीं ना कहीं इंश्योर करना और साथ के साथ कॉन्स्टिट्यूशन का सेफगार्ड करना। तो यहां पे आपका ऑप्शन बी ठीक हो जाता है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। आइए अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। यहां पे आपसे पूछा गया है कि इंडियन फेडरलिज्म का कौन सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहां पे मेंशन्ड है। पहला ऑप्शन है आपके पास, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्ड। चलो ये भी आपके फेडरलिज्म का ही पार्ट है। दूसरी स्टेटमेंट है, यूनियन लेजिस्लेचर में आपके पास इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव होते। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके फेडरलिज्म का पार्ट नहीं है ये शायद। उसके बाद यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टीज। अब ये भी कहीं ना कहीं फेडरलिज्म को दर्शाता नहीं है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिखता। उसके बाद अगर बात की जाए, फंडामेंटल राइट आर इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, तो ये भी आपके फेडरलिज्म को इंपॉर्टेंटली नहीं दर्शा रहा। तो कहीं ना कहीं ये जो आपके तीनों लास्ट पार्ट हैं ये गलत हो जाते हैं। यहां पे आपका आंसर बनता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब ऑप्शन ए ही क्यों बन रहा है, इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं। देखिए, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? आपकी दो टाइप की गवर्नमेंट होगी, मतलब एक सेंटर की होगी और एक स्टेट की होगी, और इनके बीच में आपको सेपरेशन या डिवीजन ऑफ पावर दिखेगी। उसके अलावा जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मतलब लिखित में होगा, वो इंडिया के केस में है। उसके अलावा आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम होगा। साथ के साथ जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड होगा, मतलब उसे इजीली आप चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद आता है आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ताकि आप सेफगार्ड कर सके इस कॉन्स्टिट्यूशन को। और लास्ट है आपका बायकैमरलिज्म। अब यहां पे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो कैमरलिज्म का फीचर है, मतलब जो आपकी राज्यसभा है उसमें किस तरह की रिप्रेजेंटेशन है स्टेट की, मतलब अपर हाउस होना चाहिए। वहां पे ये नहीं है कि यूएसए की तरह इक्वल रिप्रेजेंटेशन है या इंडिया की तरह अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, बट बायकैमरलिज्म होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं आपके फेडरलिज्म के। अगर आपके दिमाग में वो याद रहते तो आप इस क्वेश्चन का भी इजीली आंसर कर सकते थे। कोशिश ये कीजिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ओवरथिंक ना करें। जब भी आप क्वेश्चन में ओवरथिंक करेंगे तब आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, और आपने कमेंट बॉक्स में मुझे यह बताना है कि इन 11 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक रहे। धन्यवाद।